नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस आज़ाद हवा में विचरण कर रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, वो आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए हमारे पूर्वजों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तब जाके हम संविधान की धारा में उन्मुक्त जीवन जी रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन आहूत किया है, संघर्ष किया है, और इस संघर्ष में महिलाओं की भी भूमिका 100% रही है। तो आज इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पुष्पा कुमारी और डॉक्टर राजीव कुमार जी, जो शिक्षाविद हैं और इस विषय पर अपनी बातचीत करेंगे, बातचीत हमारे सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज़ादी में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर पुष्पा जी, आप बताइए कि महिलाओं ने क्या संघर्ष किया स्वतंत्रता संग्राम में। हम लोग 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से शुरू करते हैं महिलाओं के योगदान के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी थी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। जैसे ही बंगाल में 1857 बैरकपुर की छावनी में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, फिर वहाँ से मेरठ होते हुए सैनिक दिल्ली पहुँच गए। झांसी की रानी को इनकी सूचना मिली। फिर उन्होंने भी क्या किया, एक स्वयंसेवक सेना का गठन किया, जिसमें महिलाओं की भी भर्ती की और उन्हें अस्त्र शस्त्र हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। 1858 में जब झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, फिर महारानी लक्ष्मीबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ में बांधकर घोड़े पर सवार होकर के युद्ध करने के लिए आईं और उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया। इसी बीच जब वह अंग्रेजी सेना से घिर गईं तो उनकी एक बहुत नाम नहीं है, लेकिन अब जो नए शोध हो रहे हैं तो उनकी एक हेल्पर सहायिका थी झलकारी बाई, वह भी हथियार चलाने में निपुण थी और कहते हैं कि उनका जो चेहरा था वो झांसी की रानी से मिलता जुलता था, लक्ष्मीबाई से। और फिर वो घोड़े पर सवार होकर के वो युद्ध करने के लिए आ गईं। अंग्रेजों को पता भी नहीं लगा कि लक्ष्मीबाई कब युद्ध के मैदान से निकल गईं और वो आंदोलन का नेतृत्व करने लगीं। फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक और महान हस्ती थी, बेगम हजरत महल, जो कि अवध की बेगम थी। और उन्होंने जब लखनऊ पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया तो उन्होंने लखनऊ से अंग्रेज़ों से मुक्त किया और फिर अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादर को वहाँ का शासिका नियुक्त करके और वहाँ शासन चलाने लगी थी। तो 1857 का विद्रोह, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी अहम जिम्मेवारी निभाई। तो ये कहा जा सकता है कि जहाँ से आगाज हुआ वहाँ भी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, कहीं पीछे नहीं थी। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि महिलाओं की जो भूमिका रही है, तो ये तो हुई 1857 की बात, लेकिन आज़ादी से कुछ वर्ष पहले तक क्या भूमिका रही महिलाओं की? देखिए, 1857 जैसे इतिहास पे क्या है कि हम लोग टाइमलाइन को हमेशा ध्यान रखते हैं। तो जब 1857 की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद अगर एक बड़ी घटना देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके आगे जब अगले 20 वर्षों का आप इतिहास देखेंगे, जिसको नरमपंथी राजनीति कई बार लोग कहते हैं, यद्यपि सबकी अपनी अपनी अवधारणा उस हिसाब से उसका विश्लेषण किया जाता है। कई लोग इस राजनीतिक विचारधारा को अच्छा भी मानते हैं, कई इसकी आलोचना भी करते हैं। खैर, हमें उस पक्ष पे नहीं जाना है। लेकिन इसमें जो आप महिलाओं की भूमिका देखेंगे तो खासकर जो शुरुआती दौर में कुछ नाम जैसे सुचेता कृपलानी वगैरह, तो खैर ये लोग बाद में आए हैं, लेकिन ये क्या नाम था उसका, एनी बेसेंट एक बहुत चर्चित नाम है और उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन ये सब चलाया दक्षिण भारत में और थियोसॉफिकल सोसाइटी के थ्रू वो लोग यहाँ पे आए थे और उनकी बहुत बड़ी भूमिका जो सब लोगों को जोड़ने में, खासकर जब आप देखेंगे जब बाल गंगाधर तिलक और इनका दोनों का जो होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, पूरे भारतवर्ष में किस तरीके से पत्रों को बांटकर, पर्चों को बांटकर, चिपकाकर
और लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से हमें संगठित होना है। क्योंकि शुरुआती दौर में ही देखेंगे आप कि राष्ट्रीय आंदोलन में एक जो खासकर सूरत अधिवेशन की जब आप बात करते हैं 1907 में, जहाँ कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो वहाँ पर देखें क्या है कि राजनीति में एक अलगाव की स्थिति आ रही है। तो उस चीज़ से लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो सकता है, तो उसको मजबूती बनाए रखने के लिए कैसे मैक्सिमम लोगों को हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो इन सारे लोगों को इन लोगों ने जोड़ने का काम किया और यहीं से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कहीं ना कहीं ज़्यादा सशक्त हुआ है। अच्छा। और उसमें महिलाओं की भूमिका अगर आप शुरुआती दौर में देखेंगे, खासकर जब यहाँ चंपारण में गांधी जी आए और गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन देखेंगे, तो महिलाओं जब चंपारण गए गांधी जी, तो गांधी जी वहाँ के नील्हे के द्वारा वहाँ के किसानों पे जो अत्याचार हो रहा था उससे तो दुखी थे ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखी थे वहाँ की अशिक्षा से, वहाँ जो गंदगी फैली हुई थी उससे जी। तो गांधी जी वहाँ जाकर सबसे पहले क्या करते हैं कि आंदोलन के साथ साथ वहाँ स्कूल खोलते हैं कई सारे, और छोट बहुत प्राइमरी स्तर की चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं कि क्या क्या पढ़ाई जानी चाहिए, और उसमें स्वयं सेवा करने के लिए लोग दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से, इस पश्चिमी भारत से, तमाम कोने से लोग आकर वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और उसमें महिलाएं भी हैं और वो जाके लोगों को क्या कर रही हैं, अवेयर कर रही हैं। जो एकदम पर्दा प्रथा था, उस पर्दा प्रथा से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं जी, अपना जीवन कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस तमाम चीज़ों का वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अच्छा। और जो छोटी छोटी बीमारियाँ हैं जिसके लोग ऐसे ही मर जा रहे हैं, वो कैसे, जैसे बुखार हो गया, किसी को घाव हो गया, एक्जिमा हो गया, मलेरिया हो गया, इस सब का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है आसानी से उस विद्यालय में उपलब्ध कराते हैं जी। और जो महिलाओं के अंदर एक अंधविश्वास भरा पड़ा है कि सामाजिक कुरीतियां हैं, उन सारी कुरीतियों पर वो कुठाराघात करते हैं और उनको इतना अवेयर करते हैं कि आप राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक होइए। हम शुरुआती बिंदु यहीं से है जहाँ से आप महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इस क्षेत्र में देख सकते हैं। तो इसके अलावा और जब आगे आप बढ़ेंगे, खासकर जब गांधी जी का आंदोलन जैसे जैसे उत्तरोत्तर तरीके से आगे बढ़ता है और 3 आंदोलन जो उनके असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों आंदोलन में क्रमशः आप चर्चा करते जाएंगे तो हम लोग उस पर विस्तार से बताते चलेंगे। तो उस तीनों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और सब पर फेज बाय फेज जैसे आपका प्रश्न आएगा हम लोग इसका। और जैसे एक प्रसंग भी है कि जो नमक सत्याग्रह की जो बात हुई थी, तो उसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था गांधी जी के नेतृत्व में। बिल्कुल। तो ये भी कहा जा सकता है कि गांधी जी ने भी महिलाओं को एक सबल रूप में समाज के सामने लाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में अगर महिला इतनी सशक्त भूमिका निभा पाई तो गांधी जी की बदौलत जी। गांधी जी, जब आप नमक सत्याग्रह देखेंगे जिसका जिक्र आपने किया, उसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय वो गांधी जी को प्रेरित करती हैं कि आप महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर दीजिए। जो दांडी मार्च रहा, दांडी मार्च में तमाम पुरुष अभी तक जा रहे थे, उनके समझाने के बाद महिलाएं उसमें शामिल हुई। और आप अगर उस आंकड़े को देखने की कोशिश कीजिए तो महिलाएं भी अच्छी खासी संख्या में थी और एकदम कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर और वहां तक समुद्र के तट तक पहुंचकर और नमक कानून तोड़ने में उन लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिया। बल्कि इसके अलावा भारत के विभिन्न कोनों में, जैसे आप बिहार में ही देख ले तो जहाँ समुद्र नहीं है वहां भी नमक बनाने का कार्यक्रम हुआ। तो मिट्टी था, उसको उबाल कर और तो उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका थी जी जी, बहुत ज्यादा। चूल्हा जलाने में लेकर उसके लिए जलावन की व्यवस्था करने से लेकर इस तमाम चीज़ों में उनका कंट्रीब्यूशन है। और जैसे यदि आप एक इतिहास के नज़रिए से इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो बहुत छोटी चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिए और महिलाओं के इसमें कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखिए और उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कि 20वीं सदी की शुरुआत में जब उतने अवेयर लोग नहीं थे, तब उनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये बड़ा कंट्रीब्यूशन जी बिल्कुल। और आश्चर्य भी होता है कि उस वक्त भी इतनी उनमें प्रतिभा थी, इतनी क्षमता थी और इतनी जागरूक थी कि साक्षरता के अभाव के बावजूद वो बढ़ चढ़कर उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। बिल्कुल बिल्कुल भाग लिया। डॉक्टर साहिबा, आपसे एक प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस, आज़ादी के समय उनका संघर्ष बहुत चर्चित रहा है और एक तेवर के साथ उनका संघर्ष रहा है। उन्होंने भी अपनी सेना का गठन किया था और उनकी सेना में महिलाओं का प्रमुख योगदान रहा, एकदम गर्म तेवर के साथ। उनके बारे में कुछ प्रकाश डालें। ठीक है मैम एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस की बात हम लोग करें और आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं का क्या योगदान था, जी। उसके पहले मैं राजीव जी की बातों में कुछ ऐड करते हुए आगे बढ़ाना चाहती हूँ
कि वो श्रीमती एनी बेसेंट की चर्चा कर रहे थे। आयरलैंड की एक महिला थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया जैसा उन्होंने बताया। अच्छा। और बहुत गर्व की बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो पहली महिला अध्यक्षा 1917 में 1917 में चुनी गई थी जी। और वो पत्रिका भी निकालती थी, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ पत्रिका निकालती थी और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करती थी जी। फिर दूसरी महिला जो श्रीमती सरोजनी नायडू हैं, हम उनको नहीं भूल सकते हैं। वो एक कवित्री भी थी जी। और जो गांधी के द्वारा आंदोलन चलाए गए उसमें उन्होंने सक्रिय भाग भी लिया और 1925 में वह भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गई। वो भारत की श्रीमती एनी बेसेंट तो विदेशी महिला थी, यद्यपि भारत को ही अपना उन्होंने कर्म भूमि बनाया था, लेकिन सरोजनी नायडू जो भारत की थी और वह 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गई थी जी। श्रीमती सरोजनी नायडू जो नमक सत्याग्रह हुआ था, धारेसना नमक सत्याग्रह का वो नेतृत्व भी की थी। पहले एक नेता थे और उनके साथ कस्तूरबा गांधी धारेसना में नमक सत्याग्रह आंदोलन के आगे नेतृत्व कर रहे थे। जब उन लोगों को बंदी बना लिया गया तब श्रीमती सरोजनी नायडू ने उनका नेतृत्व किया था। फिर अब आपके सवाल का जवाब है, सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किए जर्मनी से आकर के, और फिर उन्होंने क्या किया कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर अलग अलग सैनिक रेजिमेंट की स्थापना की। उसमें एक झांसी की रानी, महारानी झांसी की रानी रेजिमेंट थी जिसमें कि महिलाएं सेना ही भर्ती होती थी और उनकी सेनापति थी लक्ष्मी सहगल, वो चुनी गई थी और बहुत ही मतलब वीरता से उन्होंने उसमें भाग लिया था। और बर्मा के पास आकर के उन्होंने क्या किया था, वो जो आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास कर रहे थे उसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी जी। और डॉक्टर साहिबा एक प्रश्न और है कि ये तो वो नाम है जो चर्चित हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी रहीं जो न किसी सेना में शामिल रही, जिन्होंने ना कोई क्रांति की, लेकिन शांति के साथ घरों में रहकर भी क्रांतिकारियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इस पर कुछ प्रकाश डालें। मैम, आपका सवाल बहुत यथोचित है इस उद्देश्य से कि हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट जो कि मतलब लाइमलाइट में रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, खास करके महिला स्वतंत्रता सेनानी, उस पर बहुत सारे रिसर्च हुए और बहुत सारे काम हुए। लेकिन जो पर्दे के पीछे रह कर के अगर कोई भी स्वतंत्रता सेनानी आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से उनके पीछे कोई न कोई महिला है और जो उनको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही थी। मैं उसमें एक नाम मूलमती देवी थी, वो राम प्रसाद बिस्मिल की माँ थी। उन्होंने बचपन से ही उनमें क्रांतिकारी भावना भरने की कोशिश की और जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1924 का है उसमें राम प्रसाद बिस्मिल का नाम महत्वपूर्ण रूप से आता है। और फिर उस कॉन्स्पिरेसी केस के तहत उनको जेल भेज दिया गया और उनको फांसी चढ़ाई गई। तो फिर जब उनकी शहादत हो गई, एक बार एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए उनकी मां ने कहा कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व है जिसने कि अपने प्राण की बलि दी देश के लिए। अब दूसरे पुत्र का हाथ ऊपर करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा पुत्र इसके लिए तैयार है। ऐसे ही एक और महिला का नाम आता है, तारा रानी श्रीवास्तव थी। वो बिहार की थी। सारण जिले में पुलिस स्टेशन पर उनके पति फुलेंदु बाबू थे। वो झंडा फहराना चाह रहे थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो फिर वो जुलूस को नेतृत्व कर रहे थे, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी थीं और पुरुष भी थे और वे आगे बढ़ कर के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने गोली चलाई, फुलेंदु बाबू घायल हो गए और उनको घायल अवस्था में छोड़ करके तारा रानी श्रीवास्तव आगे बढ़ते रहीं। और उन्होंने सारण पुलिस स्टेशन पर उन्होंने क्या किया, झंडा फहराया। इस तरह की तमाम महिलाएं हैं क्रांतिकारी आंदोलन में। आप हम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम पढ़ते हैं, उसमें आता है नाम शांति घोष का, सुनीति चौधरी का। ये लोग बंगाल में एक कोमिला एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि वहाँ के जिलाधिकारी उनके स्कूल में इंस्पेक्शन कर रहे थे और उसी समय उनको मतलब कि एक निमंत्रण कार्ड या कुछ मतलब उनसे बातचीत के बहाने उन पर गोली चला दी थी। अच्छा। वो दोनों मतलब छोटी सी लड़की थी, 9th-10th में पढ़ती थी और उन लोगों ने उन पर गोली चलाई।
उसी तरह से अब तो काफ़ी उन पर काम भी हो रहा है। कल्पना दत्त चट्टगांव शस्त्रागार में वो सुरेश सेन के साथ थी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं और अभी बहुत सारे उस पर रिसर्च बाकी भी हैं जिस पर कि इन महिलाओं पर के बारे में हम लोग और जान सकें। जी डॉक्टर साहब, स्वतंत्रता संघर्ष में जब बात आती है तो नरम दल और गरम दल की बात होती है, तो इस पर जरा विस्तार से प्रकाश डालें कि नरम दल क्या है और गरम दल क्या है और किसको आप ज़्यादा उचित आप अपनी दृष्टि से मानते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि नरम दल और गरम दल क्या है। जो 1885 से 1905 यानी कांग्रेस की स्थापना के अगले 20 वर्ष का जो टाइम पीरियड है, उसमें कांग्रेस के द्वारा अपने राजनीतिक आंदोलन को चलाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया गया या जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, जस्टिस रानाडे हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, इस तरह के ये जो लोग थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये इन सब लोगों ने राजनीतिक आंदोलन के लिए जो प्रक्रिया अपनाया कि स्मार पत्र देना है, पत्र लिखना है, पत्र लिखकर निवेदन पूर्वक अंग्रेजों से अपनी डिमांड को मांग करना है, ये उनका प्रक्रिया था। तो ये इस तरह के डिमांड रखने वाले जो लोग थे उनको नरम दल कहा गया। बाद में 3 बड़े चर्चित नाम हैं जिसको लाल बाल पाल कहा जाता है। लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। अगर आप इन तीनों के भौगोलिक क्षेत्र को देखिए तो संपूर्ण भारत इसमें समाहित होता हुआ आपको दिखेगा। इन तीनों ने मिलकर उस जो नरमपंथी राजनीतिक विचारधारा थी उसकी इन लोगों ने चुनौती दिया कि भाई आपका जो तरीका है स्वतंत्रता मांगने का या अपनी डिमांड को उनके समक्ष रखने का वो ठीक नहीं है, हम उससे सहमत नहीं हैं, थोड़ा उग्र तरीके से अपनी मांग को रखना चाहिए। और ये दौर रहा उसके बाद का जो 1905 से लेकर 1917 तक, जब तक गांधी जी वापस नहीं आ जाते हैं तब तक ये टाइम पीरियड जो है वो उग्रवादियों को समर्पित है, जिनको कई बार गर्मपंथी भी कहा जाता है। तो इन लोगों का अपना तरीका था। अब इस दोनों में आपका प्रश्न है कि दोनों में उचित कौन है, तो इसको समझना, दृष्टिकोण से इसको किसी निष्कर्ष पे पहुंचना सही नहीं होगा। किसी को उचित या किसी को अनुचित बताना ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा कि इतिहास में क्या है ना कि हम हमेशा चीज़ों को उस परिस्थिति में रख के देखते हैं। अगर आज की परिस्थिति में 2022 में आप बैठे हैं स्टूडियो में और यहाँ आज के परिदृश्य में चर्चा करेंगे तो हो सकता है नरमपंथी राजनीति आपको ठीक नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन जिस समय वो घटना थी जब कांग्रेस की स्थापना हुआ, बहुत शैशवावस्था में, नॉर्मली क्या होता है जो बच्चा छोटा होता है शैशवावस्था में तो उसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जी जी बिल्कुल। तो उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत थी। अगर थोड़ा सा भी अगर किसी इस तरह का कोई स्टेप उठता जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके का विद्रोह होता तो शायद हो सकता था कि कांग्रेस को उसी समय डिसॉल्व कर दिया जाता। लेकिन हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, इसमें ऐसा होता तो क्या होता, इस प्रश्न का हम कभी उत्तर नहीं देते। हम इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना क्या हुआ। तो जो हुआ, जिस परिस्थिति में हुआ वो बिल्कुल समीचीन था, उस परिस्थितियों के अनुकूल था। अब उसी समय देखिए दादा भाई नौरोजी अपनी किताब लिखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो किताब देखिए, आर.सी. दत्त की किताब देखिए जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। तो और दादा भाई नौरोजी ड्रीम थ्योरी देते हैं कि धन का निष्कासन हो रहा, अंग्रेज यहाँ से लेके चले आ रहे हैं। जब बाद के आंदोलन में आप देखेंगे गांधी जी जैसे लोग जब बहुत मुखर रूप से उनका आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है तो उन सारे सिद्धांतों को ये ले रहे हैं, उनकी बातों से वो सहमत हैं और उस बातों के अनुकूल उसका विश्लेषण कर रहे हैं और तब अपने आंदोलनों को चला रहे हैं। तो सिर्फ इतना कह देना कि उनका मांगने का तरीका बहुत सामान्य था, बहुत उदारवादी तरीके से मांग रहे थे, वो नरमपंथी थे, वो राजनीति ठीक नहीं था, तो ये उचित नहीं है। और जो गर्मपंथी लोग थे अपने पूरे कार्यकाल के दौरान वो भी अपनी जगह सही था। बिल्कुल। बिकॉज कि अगर सिर्फ एक धारा में आप चलते चले जाएंगे तो हो सकता है कई बार आपको बोरियत महसूस होती है जी। तो वो धारा बदलने की कोशिश किया गया। लेकिन बाद में जब आप गांधी के आंदोलनों में आएंगे तो दोनों समाहित है उसमें जी। गांधी जी की विचारधारा समन्वयकारी प्रवृत्ति की रही है जी। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आप देखेंगे खासकर गांधी के नेतृत्व में जब 54 सदस्य की जब प्रक्रिया शुरू हो गई कि कहा गया मात्र चरनी देकर आप कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं, तो उस परिस्थिति में हर विचारधारा के लोगों को उसने समाहित किया। कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग थे जो कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना कर सकते थे, एक्सेप्ट सुभाष चंद्र बोस की घटना है, अगर आप उसको छोड़ दीजिए तो कभी भी लोकतांत्रिक विचारों का हनन होते हुए आप कांग्रेस पार्टी में नहीं देखेंगे। अच्छा। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन के दौरान रहे हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें कभी भी लोकतांत्रिक विचारों का हनन होते हुए नहीं देखेंगे। और उसमें भी चाहे वो किसी विचारधारा के हों, किसी वर्ग के हों, किसी समुदाय के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सबको समान रूप से वो लेकर चलते हैं, सबकी बातों को रखने के लिए मंच प्रदान करते हैं। और खासकर इसकी शुरुआत आप तभी देख सकते हैं जब 1916 में भारत ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उसमें गांधी जी पहला एक उनका कार्यक्रम था जिसमें किसी सार्वजनिक सभा में वो शामिल हुए थे। तो वहाँ के जो धन्ना सेठ और जमींदार और जो राजे महाराजे लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो उनको उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पर आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके पास जो समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति है उस तक। जब तक उस तक शिक्षा नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उसको आर्थिक रूप से सबल नहीं बनाएंगे, तो आपके आंदोलनों का कोई महत्व नहीं है जी। ये देश तब तक संगठित नहीं होगा, तब तक एक राष्ट्र के रूप में नहीं उद्भव इसका होगा, जब तक ये तब तक स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, जब तक आप समाज के हर तबके को, हर वर्ग को उतनी ही अपने स्तर पे जब तक नहीं ले आते। ये गांधी जी खुलेआम कहते हैं वहाँ पे जी। तो और इसी में यह भी समाहित है कि सिर्फ आखिरी तबका जब कहा जा रहा है तो कई बार लोग विश्लेषण करते हैं तो सिर्फ पुरुष का आखिरी तबका समझते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल महिलाओं के भी आखिरी तबके की बात इसमें समाहित है जी। जो अब तमाम जो अभी रिसेंट जितने रिसर्च हो रहे हैं जी, सारी चीजें आ रही हैं जी। और उसमें गांधी जी के आंदोलन की वजह से महिलाओं का जो बड़े स्तर पे पार्टिसिपेशन हुआ है, सब धीरे धीरे छन छन कर सामने आ रहा है। मैम अभी तमाम ऐसे लोगों का गुमनाम महिलाओं के नाम बताया जिनके इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसीलिए नरम पंथ और गरम पंथ इतना ही तक वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाहित नहीं है, सीमित नहीं है, और उसमें किसी को उचित और अनुचित कहना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, दोनों अपनी जगह से, दोनों अपनी जगह से। जी। डॉक्टर साहिबा, कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताइए जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान रहा, वो मुख्य धारा में नहीं भी आई, फिर भी उन पे अभी बहुत सारे शोध होने बाकी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही और वो हमारे लिए प्रेरणादायक रही। स्वतंत्रता संग्राम में अभी बात कर रहे थे राजीव जी की गरम दल, नरम दल और गांधी जी का आंदोलन जी। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम में वैसे लोग भी थे जो क्रांतिकारी माध्यम से, जो कि बंदूक पिस्तौल से अंग्रेजी अफसरों के किए हुए कारनामों से बदला लेकर के और फिर भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे, जिसमें कि हम खुदीराम बोस जो मतलब कि मुजफ्फरपुर का ही 1908 का कांड है, तो उसमें भी क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ उसमें भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यहाँ तक कि विदेश में रह कर के भी महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया है। इसमें मैडम भीखा जी कामा जो बम्बई के एक पारसी परिवार से आती थी, काफ़ी समृद्ध परिवार से थी, और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1907 ईस्वी में हुए जर्मनी में स्टुअर्टगार्ड में एक इंडियन सोशल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। और उसके बाद वे जो क्रांतिकारी थे, लाला हरदयाल, फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा, आपको इन लोगों के संसर्ग में वो रहती थी लंदन में, और लंदन में कई सम्मेलनों को उन्होंने क्या किया था, अपना संबोधन दिया था। तो ऐसी भी महिला थी जो वहाँ थी। फिर गांधी जी की जहाँ तक बात है, जो 1919 से जब गांधी जी का पदार्पण मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ, तो उन्होंने जो जन आंदोलन बनाया भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को, तो असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो महिला भाग ले रही थी वो तो ठीक है, जो नहीं भी भाग ले रही थी वो किसी न किसी रूप से उनके प्रति सहानुभूति रहती थी, अपने गहनों को दान करती थी अगर कुछ उस तरह का फंड स्थापित होता था उसमें। फिर जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आया तो श्रीमती अरुणा आसफ अली ने क्या किया, बम्बई का जो ग्वालियर टैंक था उस पर भारत के राष्ट्रीय तिरंगा को फहराया, और सुचेता कृपलानी महत्वपूर्ण भागीदारी ली। एक जो रेडियो संचालित होता था कांग्रेस के द्वारा, उसमें उषा मेहता ने 1942 के आंदोलन लोगों को जगाया। तो इस तरह से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में निश्चित रूप से महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों को बहुत जानकारी से अवगत कराया। दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं की महती भूमिका रही है। स्वतंत्रता संग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलवाई। हौसले से बड़ा कुछ नहीं, काफ़ी है एक तिनका भंवर से निकलने के लिए। महिलाओं की यही दृढ़ प्रतिज्ञा हर समय काम आती है और स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने यही कर दिखाया। दर्शकों, फिर मिलते हैं
नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।